नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 20 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड केयर वर्क से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर की हिडन कोस्ट से संबंधित, दोनों हिंदू के आर्टिकल हैं। और तीसरा, बांग्लादेश की आईसीटी ने ना पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। क्या मायने हैं इसके और इंडिया के लिए कितना बड़ा डायलेमा है, क्या सिचुएशन है, क्या ऑप्शंस हैं, सब देखेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल चाइल्ड केयर से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप्स के वेलफेयर की बात होती है ना, जैसे वुमेन है या फिर एल्डर्स हैं या फिर डिसेबल्ड हैं, तो वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। सबसे पहले आप एक डेट नोट कर लो। डेट क्या है? 29 अक्टूबर। यूएन जनरल असेंबली ने ना इस डे को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड स्पोर्ट डिक्लेयर किया है। क्यों? क्योंकि देखो दुनिया को समझ में आ रहा है कि जो केयर वर्क है ना वो फ्री नहीं है। केयर वर्क में जैसे एल्डर्स का केयर, चाइल्ड्स का केयर, इस आर्टिकल में जो फोकस है वो चाइल्ड केयर पे है, एल्डर्स के केयर पर नहीं है। देखो हमारे घर में महिलाएं या फिर एडोलसेंट गर्ल्स, क्योंकि लड़के या फिर मैन जो हैं वो तो केयर का काम कम ही करते हैं, तो घर की महिलाएं या फिर एडोलसेंट गर्ल्स जो ये केयर का काम करती हैं वो अनपेड रहता है। इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स में वो काउंट ही नहीं होता। अगर देखो हम इस काम को वैल्यू नहीं देंगे तो समाज जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज में आप देखते हो केयर वर्क का ना जिक्र तक नहीं होता, तो ये एक प्रकार से इनविजिबल लेबर बन के रह गया है। देखो ये जो चाइल्ड केयर है ना, वैसे इसका इतिहास काफी पुराना है। लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में ना ताराभाई मोडक और जीजूबाई बादेखा, ये जो नाम है ना, ये पायोनियर थे चाइल्ड केयर के। उन्होंने देखो प्री इंडिपेंडेंस ईरा में ही ना बहुत सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए थे और उन संस्थानों का फोकस था डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, मतलब बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से शिक्षा देना और बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से केयर करना। जैसे 1 साल के बच्चे को अलग तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज चाहिए, 2 साल के बच्चे को अलग से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चाहिए, तो एज और ग्रोथ के हिसाब से उनको उनकी एक्टिविटीज करवाना, ऐसे संस्थान बनाए गए थे इनके द्वारा, ताराबाई मोडक और जीजूबाई बादेखा। लेकिन देखो आजादी के बाद ना मॉडर्न सिस्टम आए, एक गलती रह गई। चाइल्ड केयर जो था वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया और जो गरीब परिवार थे, लो इनकम फैमिलीज, वो सिस्टम से बाहर हो गए। उनके पास महंगी फीस भरने के लिए ना पैसा ही नहीं था। लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट आता है 1972 में। सरकार ने उस समय एक स्टडी ग्रुप बनाया मीना स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। तो और ये जो स्टडी ग्रुप बना था ना मीना स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, इस ग्रुप ने पूरा गेम चेंज कर दिया। इस ग्रुप ने ये बोला, देखो बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए बल्कि होलिस्टिक केयर चाहिए। होलिस्टिक केयर मतलब बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, यह भी इंश्योर करना है बच्चों को उचित न्यूट्रिशन मिले, उनका सही डेवलपमेंट हो, सारा काम एक साथ होना चाहिए। तो इस मीना स्वामीनाथन ग्रुप की रिकमेंडेशन के बाद सरकार 1975 में एक स्कीम लेके आई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, आईसीडीएस। ये 1975 में आई थी। आज देखो ये जो आईसीडीएस प्रोग्राम है ना, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे देश में 1.4 मिलियन जो आंगनवाड़ी है वो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। 1.4 मिलियन, सोच के देखो, 14 लाख आंगनवाड़ीज, और उन 14 लाख आंगनवाड़ीज में ना 2.3 मिलियन वर्कर यानी 23 लाख जो वर्कर हैं या फिर हेल्पर हैं वो काम कर रहे हैं। टारगेट हमारा ये है 2030 तक 60 मिलियन बच्चों तक हमें पहुंचना है। 2030 तक हमें 60 मिलियन बच्चों तक पहुंचना है। मैं देखो जरूरी डेटा दे देता हूं, अगर एक आधा डेटा मैं नहीं बोलता तो समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल में सारा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। तो जो याद रखने का है, जो आंसर्स में यूज होने लायक है, वो मैं बता देता हूं। बाकी एक आधा डेटा बीच बीच में ऐसा भी होता है जो इररिलेवेंट होता है। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो आईसीडीएस प्रोग्राम जो है वो तो जबरदस्त है, सरकार ने एक्सपेंशन पर भी जोर दिया है, लेकिन दिक्कत यह है
इस प्रोग्राम में ना क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी पर फोकस नहीं है। फोकस रहा इस प्रोग्राम में यूनिवर्सल कवरेज पर। इस चक्कर में ना वर्कर्स की जो ट्रेनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम प्रोफेशनल मानते ही नहीं है, हम उन्हें बस केयर गिवर मानते हैं, केयरर मानते हैं कि उनका काम बस इतना है, खाना दे देना और इंजेक्शन लगवा लेना, बस। रिजल्ट क्या निकला? आंगनवाड़ी वर्कर्स की आप सैलरी देखो, आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी है 8,000 से 15,000 के बीच में, 8,000 से 15,000 के बीच में। ये देखो अनस्किल्ड लेबर की ना मिनिमम वेज के बराबर है, और इन वर्कर्स को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, जैसे इंश्योरेंस इत्यादि। कोई करियर में इनकी ग्रोथ नहीं होती कि आज आप आंगनवाड़ी वर्कर हो, इसके बाद आप टीम लीड बनोगे, इसके बाद अगली प्रमोशन होगी। नो, कोई प्रमोशन नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, और सैलरी भी अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो मिनिमम होती है उतनी सैलरी। इन्हें इवन सरकार वर्कर्स ही नहीं मानती, इन्हें मानती है सरकार वॉलंटियर, क्योंकि सरकार इनको अगर वर्कर बोलेगी तो फिर इनको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, और सरकार इनको बेनिफिट्स देना नहीं चाहती, जैसे इंश्योरेंस, पेंशन, वो सारी चीजें। तो देखो, जब तक हम ना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स को ना आया या फिर नैनी समझेंगे ना, तो फिर हम हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को, वॉलंटियर्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो फिर कैसे हम ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर पाएंगे? और अब देखो, बल्कि राइटर एक नया पॉइंट भी जोड़ते हैं। नया पॉइंट है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। आपने सोच के देखो, गांव में सूखा पड़ा, खेती पे असर पड़ा, खेती खत्म हो गई, तो जो मैन हैं उनको माइग्रेट होकर शहर में जाना पड़ता है काम के लिए। पीछे कौन रह जाता है? महिलाएं और बच्चे पीछे अकेले रह जाते हैं। तो केयर का सारा बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? महिलाओं के ऊपर। और इवन आप ना अर्बन माइग्रेशन क्राइसिस समझिए, कई बार पूरी फैमिली शहर चली जाती है। शहर में रेंट आपको पता है महंगा होता है, इसलिए माँ को भी काम करना पड़ता है ताकि घर का गुजारा चल सके। माँ काम करती है एज ए डोमेस्टिक हेल्प, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर का काम माँ करती है, लेकिन पीछे बच्चे रह जाते हैं। और शहर में तो आंगनवाड़ी है भी बहुत कम। 90% जो आंगनवाड़ीज है ना वो रूरल एरियाज में है, वो शहरों में नहीं है। तभी तो आप देखते हो किसी घर की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, माँ बाप काम कर रहे हैं, बेचारे बच्चे वैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पे इधर उधर मिट्टी में खेल रहे होते हैं, खाने पीने का कोई अता पता नहीं। इसीलिए तो चाइल्ड केयर जो क्राइसिस है वो शहरों में ज़्यादा है, गांव में कम है। राइटर ना एक डेटा भी देते हैं। राइटर कहते हैं टाइम यूज सर्वे का डेटा है 2024 का। ये जो डेटा है ना, ये फेमिनाइजेशन ऑफ केयर को प्रूव करता है। मतलब केयर का काम ज्यादा महिलाएं करती हैं, ये प्रूव किया जाता है इस डेटा के द्वारा। महिलाएं जो हैं डेली देखो ऑलमोस्ट 426 मिनट, ये 7 घंटे से ऊपर हो गया, इतना केयर वर्क डेली महिलाएं करती हैं। और जो मैन हैं वो एक दिन में सिर्फ 163 मिनट्स यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर का जो केयर वर्क है वो करते हैं। मतलब गैप बहुत बड़ा है। अगर देखो इस अनपेड वर्क को हम पैसों में तोले ना, तो ये हमारी जीडीपी का 15 से 17% होगा। लेकिन क्योंकि मां काम में बिजी है, बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती, इसका सीधा असर हेल्थ पर है। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती, चाइल्ड वेस्टिंग हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता। कितना कितना है, बहुत परसेंटेज है। चाइल्ड स्टंटिंग तो बच्चों में अंडर 5 जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, 35% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाई है। ये क्यों? क्योंकि माँ जो है वो केयर पे ध्यान नहीं दे पाई है, माँ के पास समय ही नहीं है खाना खिलाने का। तभी तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा ये कहता है 11% बच्चों को ही मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट मिल पाती है, बाकी 89% बच्चों को तो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट मिल ही नहीं पाती। क्यों? बोला ना, माँ को भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, इस वजह से बच्चे पे ध्यान देने का समय कम है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो काफी नेगेटिव चीजें हैं, अंधेरा काफी है, बट ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी नहीं है। कुछ अच्छे संस्थान हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे 28 अक्टूबर 2025 को ना दिल्ली में
इंडिया चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड्स हुए। किसके द्वारा इन अवार्ड्स को आयोजित किया गया था? एक तो क्राइसिस के द्वारा, कुछ मतलब मोबाइल क्राइसिस एंड फोर्स संस्थान है, इनके द्वारा मिलके। कोई बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स नहीं है कि आप याद रखो। हाँ, एग्जाम्पल में बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे दे सकते हो, लेकिन प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी संभावना कम दिखती है। तो मोबाइल क्राइसिस एंड फोर्सेस, इन दोनों ने मिलकर ये इंडिया चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड्स आयोजित किए थे। इन अवार्ड्स में ना उन वर्कर्स को सम्मानित किया गया जो ग्राउंड पे क्रांति ला रहे हैं, जो चाइल्ड केयर के काम को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये जो वर्कर्स है ना, ये कास्ट और क्लास सिस्टम तोड़ते हैं। ये लोग देखो, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स ये नहीं देखते कि जिन बच्चों की वो केयर कर रहे हैं वो किस कास्ट से आते हैं, किस क्लास से आते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। कुछ एक्सपर्ट्स नहीं, कुछ गंदी सोच के लोग बोल देते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे गंदे बच्चे हैं, इनको क्या इनके साथ में क्या समय बिताना। लेकिन देखो, ये जो स्टिग्मा है, ये जो गंदी सोच है, उसको इग्नोर करते हुए ये जो वर्कर्स हैं, ये माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों को प्यार देते हैं, ट्रस्ट देते हैं। तो मतलब बढ़िया है ये इंडिया चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड्स। तो इस अवार्ड्स में उन वर्कर्स को सम्मानित किया गया। अब इसके बाद ना राइटर सॉल्यूशन भी देते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले देखो, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, अब यहां पे ना चाइल्ड केयर पे ना उनकी जीडीपी का 1 से 1.5% तक खर्च करती है सरकार। हमारे देश में सिर्फ 0.4% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाता है चाइल्ड केयर पे। तो हमें हमारे बजट को ना 3 गुना बढ़ाना होगा। फिर कुछ जो स्कीम्स हैं उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे सरकार की एक स्कीम है, पालना स्कीम है क्रेसिस के लिए, क्रैच बोल देते हैं, कई बार क्रैश बोल देते हैं। टारगेट था 10,000 जो क्रेसिस हैं वो इस्टेब्लिश करना। लेकिन कितने ऑपरेशनल हुए पालना स्कीम के अंतर्गत? सिर्फ 2500 ऑपरेशनल हुए। तो गैप बहुत बड़ा है इंप्लीमेंटेशन में। तो 2 चीजें करनी होगी। एक तो हमें देखो आंगनवाड़ी वर्कर्स में प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, उनको टीचर का दर्जा दिया जाए, उनको सैलरी अच्छी दी जाए, उनकी स्किल बिल्डिंग पे पैसा लगाया जाए। दूसरा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। हर कॉलोनी, हर कंस्ट्रक्शन साइट पे एक क्रैश मैंडेटरी होना चाहिए बच्चों की केयर के लिए। अगर आज हमने केयर में इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हम हमेशा बात करते हैं, हमारी ताकत है, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। क्योंकि आज का नेग्लेक्टेड बच्चा कल जाके एक कमजोर नागरिक बनेगा। हो सकता है क्राइम के रास्ते पर भी चल पड़े अगर संगति शुरू में खराब रही तो। हालांकि वैसे देखो, शुरू के 3 साल में तो क्या ही संगति खराब होती भी है, थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। केयर पे ज्यादा फोकस की बात है, संगति तो चलो बाद में जाके बनती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हिडन कॉस्ट ऑफ पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने सोच के देखिए, पंजाब का एक खेत है, दोपहर का वक्त है, एक किसान ना अपने कुएं से यानी वेल से पानी निकालता है। अब देखने में तो देखो वो पानी साफ लग रहा है, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन देखो जब लैब में उस पानी का टेस्ट होता है ना, तो रिजल्ट चौंकाने वाला आता है। उस पानी में यूरेनियम है, और वो भी देखो WHO की परमिसिबल लिमिट से ज्यादा। देखो ये सीन सिर्फ पंजाब का नहीं है, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मतलब अनेक राज्यों में जहां पे ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ है, वहां पे ये सीन देखने को मिलता है। उन इलाकों में कहीं तो देखो बच्चों की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो रही हैं फ्लूराइड की वजह से, कहीं लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। और देखो ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है कि जहां पे ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हुआ है वहां पे लोगों में ये सब हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। नहीं, ये देखो एक इकोनॉमिक त्रासदी भी है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन के कारण बहुत इकोनॉमी को नुकसान होता है। अब ना आप एक थोड़ा डेटा पे नजर डालिए। डेटा देखिए, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट जो 2024 में आई, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में आई। इस रिपोर्ट ने ना एक डरावनी पिक्चर को दिखाया कि इंडिया में 440 डिस्ट्रिक्ट्स के सैंपल लिए गए और लगभग देखो
20% जो सैंपल्स है ना, 20% सैंपल्स में जो पानी में कंटामिनेशन है ना, वो काफी खतरनाक लेवल पे मिला। पंजाब में तो 1/3 सैंपल्स में यूरेनियम मिला। पंजाब में 1/3 पानी के सैंपल्स में यूरेनियम मिला। अब ना थोड़ा मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, क्योंकि देखो अपनी क्लास में ना एक क्यूरियस स्टूडेंट है महेश। अब महेश ये पूछेगा मेरे से, सर आपने बोला कि ग्राउंड वाटर जहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है वहां पे कंटामिनेशन ज्यादा, मतलब इस चीज का क्या रिलेशन है? पानी ज्यादा नीचे से निकालेंगे तो कंटामिनेशन ज्यादा होगा, मिलावट ज्यादा होगी। तो मैं आपको बताता हूं। देखो वाटर कंटामिनेशन के ना 2 सोर्स होते हैं। एक तो जियोजेनिक, जियोजेनिक मतलब नेचुरल। जब देखो हम पानी ज्यादा निकाल लेते हैं ना, तो पानी इतना निकाल लेते हैं कि नीचे की जो रोक्स है ना उसके नजदीक हम पहुंच जाते हैं। अब पानी हमने इतना निकाल लिया कि निकाल निकाल के हम नीचे की रोक के नजदीक आ गए, तो अब नीचे की जो रोक्स है ना वहां से आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जो है वो पानी में घुल जाता है। तो एक रीजन तो ये है। अब दूसरा रीजन जो ह्यूमन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक है। क्या है दूसरा रीजन? अब खेतों में देखो फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया वगैरह का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, तो यूरिया के इस्तेमाल वो फिर बाद में ना बह के नीचे चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर में ना नाइट्रेट मिल जाता है, नाइट्रेट का कंटामिनेशन हो जाता है। तो ये ह्यूमन मेड रीजन है। लेकिन ये जो कंटामिनेशन होता है इसके हेल्थ इंपैक्ट्स क्या होते हैं, जो हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। हेल्थ इंपैक्ट्स यहीं पे बता देता हूं, है ना। यूरेनियम बताओ, यूरेनियम अगर पानी में मिलता है तो क्या हो सकता है? किडनी डैमेज हो सकती है, कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। हम पढ़ते हैं ना कि पंजाब से बीकानेर की तरफ एक जो ट्रेन जाती है उसको नाम दे दिया करते थे कैंसर ट्रेन, क्योंकि उस ट्रेन में ना कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो देखो कैंसर का इलाज वाइडली अवेलेबल है, लेकिन वो पहले जो नाम दिया करते थे कैंसर ट्रेन। तो यूरेनियम की वजह से ना किडनी डैमेज हो सकती है, कैंसर हो सकता है। फिर फ्लूराइड, फ्लूराइड की वजह से जैसे मैंने आपको बताया एक बीमारी होती है जिसका नाम है फ्लोरोसिस। इसमें ना हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत टेढ़े हो जाते हैं, ये सब होता है फ्लोराइड के कंटामिनेशन से। फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक की वजह से भी कैंसर होता है, स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं। ये वेस्ट बंगाल और बिहार में काफी कॉमन है। और सबसे लास्ट में है नाइट्रेट। नाइट्रेट की वजह से तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। नाइट्रेट में ना, नाइट्रेट की कंटामिनेशन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर नीला पड़ने लगता है ना। तो इंडिया में देखो 600 मिलियन जो लोग हैं ना वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं। सोच के देखो कंटामिनेशन बढ़ रहा है, मतलब आधी जो पॉपुलेशन है वो खतरे में है। अब हम बात करें इकोनॉमिक कॉस्ट की, इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी ज्यादा है? देखो वर्ल्ड बैंक का ना एक डेटा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ना इंडिया को हर साल $80 बिलियन का नुकसान होता है। $80 बिलियन, जो हमारी जीडीपी का 6% है। और इकोनॉमी सिर्फ देखो फैक्ट्री से नहीं चलती, लोगों से चलती है। आप ना गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लो, वहां पे फ्लोरोसिस की वजह से वर्कर्स डिसेबल हो गए, काम पर नहीं जा पाए, इनकम बंद हो गई, ऊपर से दवाई का खर्चा शुरू हो गया। तो इसकी वजह से ना वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस गए। जैसे डायरिया देख लीजिए, आज डायरिया की वजह से ना लाखों बच्चे मर जाते हैं, और ये सिर्फ डेथ काउंट नहीं है, वो बच्चे आगे जाके इंडिया का रिसोर्स बनते। तो ये इंडिया के रिसोर्स का भी इरोजन है, समझ गए। इसके बाद राइटर ना एक और एंगल देते हैं इनइक्वालिटी का, राइटर एक एंगल देते हैं इनइक्वालिटी का, कि यहां पे ना सोशल जस्टिस का भी एंगल है। ग्राउंड वाटर में जो कंटामिनेशन है या फिर पोल्यूशन है ना वो इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। कैसे? देखो अमीर आदमी तो आरओ लगवा लेगा रिवर्स ऑस्मोसिस पानी क्लीन करवाने के लिए, या फिर बोटल्ड वाटर खरीद लेगा। आजकल तो अलग अलग तरह के पानी आने लगे हैं ना, वो स्प्रिंकलर्ड वाटर, पता नहीं क्या क्या, वो काला पानी, अलग अलग तरह के जो झूठा स्टेटस दिखाने वाले लोग यूज करते हैं। गरीब आदमी देखो हैंडपंप चलाएगा, नीचे से पानी निकालेगा, क्योंकि उसके पास में पानी का तो कोई सोर्स है नहीं, तो वो मजबूर है जहरीला पानी पीने के लिए। तो गरीब आदमी जहरीला पानी पिएगा तो उसका असर अगली जनरेशन पे भी पड़ेगा। अगर बच्चे ने आर्सेनिक वाला पानी पी लिया तो उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा, सोचने समझने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी, वो पढ़ाई में वीक हो जाएगा।
पढ़ाई में वीक रहा तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो फिर उसके बच्चे भी आगे जाके गरीब होंगे। मतलब गरीबी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। इसका ये एक एग्जांपल है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से, कैसे गरीबी जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। इवन आप किसान की बात कर लीजिए, इंडिया की 40% जो वर्कफोर्स है वो देखो एग्रीकल्चर में है, लेकिन हमारी मिट्टी जो है वो डिग्रेड हो रही है। जब देखो हम पोल्यूटेड पानी से सिंचाई करते हैं तो वो जहर मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी से वो फसल में आता है। इसे हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। आप ना सोच के देखिए, हमारे चावल या सब्जियों में हैवी मेटल्स मिलते हैं और उन्हीं को हम कंज्यूम करते हैं। इंटरनेशनल बायर्स तो रिजेक्ट कर देते हैं कि हम नहीं परचेज करेंगे। जैसे यूरोप और यूएस जैसे जो देश है ना, उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जहर होने की वजह से फसलों में इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो भी रिजेक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। हमारी रेपुटेशन खराब अलग से हो जाती है कि अरे यार इंडिया वाले क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, क्वालिटी फसलें नहीं देते। तो इसके बाद राइटर ना सॉल्यूशन भी देते हैं। सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूं। सिर्फ प्रॉब्लम बताने से क्या फायदा, देखो सॉल्यूशन तो हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रियल टाइम मॉनिटरिंग। किसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग? किसकी? हमें देखो पूरे देश में ना सेंसर्स लगाने होंगे, डेटा ओपन होना चाहिए, किसान को पता होना चाहिए कि वो जो पानी यूज कर रहा है वो सेफ है या नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो पावर है। अगर किसान को पता रहेगा कि वो जो पानी यूज कर रहा है वो सेफ नहीं है तो कम से कम वो कदम तो उठाएगा, चाहे सरकार से मांग करे कि मुझे हेल्प करो। दूसरा है इन्फोर्समेंट, जो है आप स्ट्रिक्ट करो। इंडस्ट्रीज देखो अपना गंदा पानी ना जमीन में डाल देती हैं, इस पर भारी फाइन होना चाहिए। और जो मानती नहीं है फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, उसको तो बंद कर देना चाहिए। हेल्थ ही नहीं तो फिर क्या ही पैसा कमा के। फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी में भी शिफ्ट आना चाहिए। एग्रीकल्चर पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। देखो हमने ना ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम वीट और राइस का साइकिल पकड़ लिया, क्योंकि इन पे सरकार एमएसपी देती और इन्हीं पे रिसर्च होकर ज़्यादा अच्छी वैरायटीज आई। लेकिन अब हमें कोशिश करनी चाहिए कम पानी वाली फसलें उगाने पर। जैसे देखो पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, जैसे बाजरा है, इनको उगाने पे फोकस करना चाहिए। और इस मामले में देखो अकेले किसान कुछ नहीं कर सकते जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। फिर है डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट मतलब हर जगह बड़ा प्लांट देखो नहीं लगा सकते, गांव के लेवल पर छोटे कम्युनिटी वाटर फिल्टर्स अपने को लगाने होंगे। मतलब लोकल लेवल के हिसाब से, छोटी जगह के हिसाब से हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे साफ पानी देने के लिए। तो अगर देखो कंक्लूजन लास्ट में मैं आपको दूं, वैसे देखो एक दो केस स्टडी भी हैं जिसकी बात हम करते हैं आर्टिकल में। ये 4 सॉल्यूशंस तो मैंने आपको दे दिए, ये 2 सॉल्यूशंस हैं, केस स्टडीज हैं जिनको आप आंसर में यूज कर सकते हो। जैसे देखो एक पहली है तेलंगाना की पॉजिटिव स्टडी है। वहां पे एक जगह है नालगोंडा, यहां पे ना फ्लोरोसिस बहुत था, पानी में फ्लोराइड काफी ज्यादा था। वहां पे कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट लगाए गए। रिजल्ट क्या निकला? बच्चों में नए केसेस आने काफी कम हो गए। तो लोकल लेवल पे इंटरवेंशन लिया गया और इसने काम किया। फिर दूसरा एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा का है। पंजाब एंड हरियाणा में कुछ जगह किसानों ने ना धान उगाना छोड़ दिया, मक्का उगाना और दाल उगाना स्टार्ट किया। इससे पानी का लेवल भी काफी बचा, मतलब ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन बचा और किसानों की जो इनकम है वो भी बनी रही। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल ज्यादा बढ़िया है, नीचे वाला एग्जाम्पल उतना खास नहीं है। फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन पानी की कमी से ज्यादा खतरनाक है। पानी की कमी हो, चलो उसका साफ पानी इधर उधर से जुगाड़ लिया, कम पानी यूज कर लिया, लेकिन पानी जहरीला है वो तो बल्कि ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि देखो बारिश अच्छी हुई उससे पानी की कमी तो पूरी की जा सकती है, लेकिन पानी का जो कंटामिनेशन है वो तो देखो परमानेंट होता है। एक बार हो गया तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार एक्विफायर अगर जहरीला हो गया तो उसे साफ करना देखो ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है। तो अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो ना हम शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए हमें अभी एक्शन लेना होगा। ये क्राइसिस लगने में इनविजिबल है लेकिन है बहुत खतरनाक।
चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बांग्लादेश से संबंधित है। तो देखो हिंदू ने ये जो इशू है वो कवर किया नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस से इस टॉपिक को इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले न्यूज़ देखो आप, क्या कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट देखो ये है, बांग्लादेश के ना इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने ना पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ना मौत की सजा सुनाई है। चार्जेस क्या है? चार्जेस हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये चार्जेस जुलाई अगस्त 2024 के प्रोटेस्ट से रिलेटेड हैं। उस समय ना शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और स्टूडेंट अपराइजिंग हुई थी बांग्लादेश में। आपको याद है ना क्यों हुई थी वो अपराइजिंग? वो देखो इसलिए हुई थी, जो वार वेटरन्स हैं बांग्लादेश में उनके रिश्तेदारों को कोटा देने से रिलेटेड इशू पे हुई थी। तो ये जो अपराइजिंग थी बाद में एंटी गवर्नमेंट रेवोल्यूशन में बदल गया, और उस दौरान जो वायलेंस हुआ, जो स्टेट की ब्रूटैलिटी हुई, उसका जिम्मेदार शेख हसीना को माना गया जो उस समय प्रधानमंत्री थी। समझ गए? और जिसने सजा सुनाई ना आईसीटी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। अब हैरानी वाली बात यह है, ये वही ट्रिब्यूनल है जो शेख हसीना ने 2010 में बनाया था। इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को शेख हसीना ने 2010 में बनाया था। क्यों? क्योंकि 1971 के दौरान उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए थे अलग से देश की मांग के लिए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उन प्रोटेस्ट को दबाया था। पाकिस्तान की आर्मी ने अत्याचार किया था, लेकिन उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ना पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। तो उन्हीं उस समय जो वार क्राइम्स में साथ दिया था ना जिन लोगों ने, उन्हीं को सजा दिलवाने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था 2010 में, और शेख हसीना ने ही इस ट्रिब्यूनल का गठन करवाया था। अब उसी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए मौत की सजा सुनाई है। समझ रहे हो? आयरनी है बहुत बड़ी, वही कोर्ट है, वही कानून है, हसीना के खिलाफ यूज हो रहा है। हिस्ट्री खुद को कैसे रिपीट करती है उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ये। अब ना ये जो वर्डिक्ट आया है ना आईसीटी का, बांग्लादेश की आईसीटी का, अब इसके ना दो तरह के रिएक्शन हैं। पहला रिएक्शन, जो लोग देखो इंटरिम गवर्नमेंट के सपोर्टर है ना, अभी जो काम चलाऊ गवर्नमेंट बांग्लादेश में काम कर रही है, एकदम से वहां पे सरकार गिर गई थी ना, शेख हसीना भाग के भारत में आ गई थी। तो जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते वहां पे ना बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया था जिसके चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस। तो उस इंटरिम गवर्नमेंट के जो सपोर्टर हैं वो तो बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है। उनका मानना यह है कि यही जस्टिस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मारे गए उन प्रोटेस्ट में। तो ये पहले तरह का रिएक्शन है। दूसरे तरह का रिएक्शन है एंजाइटी, मतलब चिंता। जो लोग देखो इस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, वो डरे हुए हैं कि देखो आज शेख हसीना का नंबर है, कल हमारा नंबर भी आ सकता है। तो यहां पे ना राइटर बोलते हैं एक बहुत बड़ा ना लीगल फ्लॉ है, लीगल कमी है। ये वर्डिक्ट जो आया है ना आईसीटी का, ये जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र पर कम है और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पर ज्यादा बेस्ड है। आप बोलोगे सर ये भारी भरकम वर्ड इस्तेमाल कर लिया, कुछ समझ ही नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी मतलब क्या? मतलब देखो सिंपल है, राजनीतिक कारणों के चलते ज्यादा आया है ये ऑर्डर, ना कि कानून की समझ से प्रेरित है ये वर्डिक्ट। देखो शेख हसीना कोर्ट में थी ही नहीं क्योंकि वो भारत में है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला ही नहीं। जबकि लॉ का तो बेसिक रूल है ना, किसी को भी सुने बिना उसको सजा नहीं दी जा सकती। यहां पे तो मौत की सजा सुना दी गई उनको सुने बिना, और इतना जल्दी डेथ सेंटेंस दे दिया गया, इतना जल्दी। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल तो हो गया है, हाँ 1 साल तो हो गया है। 1 साल हो गया है क्या? जुलाई अगस्त 2024 था ना, पिछले साल था। हाँ 1 साल हो गया है, ज्यादा ही हो गया। तो इतना जल्दी डेथ सेंटेंस दे दिया गया, ये दिखाता है कि पूरा जो प्रोसेस था ना वो प्री डिटरमाइंड था, पहले से ही सोच लिया गया था। तो ये देखो एक ना खतरनाक प्रेसिडेंट भी सेट करता है कि अगर कल को कोई सरकार बदलेगी तो फिर देखो ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा।
कल को कोई और प्रधानमंत्री बना तो पिछले प्रधानमंत्री को मौत की सजा दे दी जाएगी। तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। मतलब राजनीतिक दुश्मनी निकालना ये स्टेट पॉलिसी बन जाएगा। समझ गए? बांग्लादेश देखो अभी ना एक दो राहे पर खड़ा है। डीपली पोलराइज्ड है बांग्लादेश अभी, और वहां पे ना सोसाइटी दो हिस्सों में बदल गई है। एक शेख हसीना के सपोर्टर्स और एक शेख हसीना के विरोधी। बहुत ज्यादा पोलराइज्ड सोसाइटी वहां पे बन गई है। और वहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब हुई है। इकोनॉमी जो पहले ठीक ठाक काम कर रही थी बांग्लादेश की, लेकिन जब देखो देश में हंगामा होगा तो इकोनॉमी आपको पता है गिरेगी ही। ऑलरेडी वहां पे जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो उनकी ताकत है, वो स्ट्रगल कर रहा है। और देखो जो इंटरिम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, अगर वो सड़कों पे आएंगे बार बार, या फिर ओपोनेंट्स सड़कों पर आएंगे, तो फिर सिविल वार जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। दोनों ग्रुप फिर आमने सामने आ जाएंगे। तो ये भी खतरा है। आप पाकिस्तान में देखिए ना, देखो जब भी फॉर्मर पीएम को टारगेट किया गया वहां पे, चाहे बेनजीर भुट्टो को या फिर नवाज शरीफ को या फिर अभी इमरान खान को, तो फिर वो देश अनस्टेबल हुआ है। सेम पैटर्न आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है कि जो फॉर्मर पीएम्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और लेकिन देखो अब सबसे क्रिटिकल जो पार्ट है ना इस आर्टिकल का, वो है इंडिया। इंडिया का क्या एंगल है? देखो शेख हसीना अभी कहां पे है? भारत में है। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है। एक तरफ शेख हसीना हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एसेट थी, मतलब वो सिर्फ एक रिफ्यूजी नहीं है, वो इंडिया की मोस्ट रिलायबल पार्टनर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंसर्जेंट्स को उन्होंने खत्म किया। उन्होंने इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए ट्रांजिएंट रूट प्रोवाइड किया, ट्रेड रूट्स ओपन किए इंडिया के लिए। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर पीस मेंटेन रहा, तो वो हमेशा से इंडिया के लिए एक एसेट रही हैं। लेकिन देखो एक तरफ इंडिया की मोरल ड्यूटी बनती है कि उनको बचाना, अदरवाइज लोग क्या सोचेंगे। इंडिया अपने दोस्तों की सुरक्षा नहीं करता, धोखा दे देता है, पीठ में छुरा घोंप देता है इंडिया। दूसरी तरफ देखो अभी की जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, वो बार बार डिमांड कर रही है कि इंडिया जो है वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सट्राडिशन ट्रीटी है। मतलब इंडिया की ड्यूटी बनती है कि एक्सट्राडिशन के ट्रीटी के हिसाब से बांग्लादेश के जो अपराधी हैं उनको बांग्लादेश को सौंपा जाए। तो अभी इंडिया के पास में ना तीन ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन देखो इंडिया के पास में ये है, इंडिया ना शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दे। मुझे नहीं लगता इंडिया ऐसा करेगा। इंडिया कभी भी बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा शेख हसीना को। इससे देखो इंटरिम गवर्नमेंट तो खुश हो जाएगी, बांग्लादेश की पब्लिक भी शांत हो जाएगी, लेकिन इंडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और दुनिया क्या बोलेगी? इंडिया अपने दोस्तों को धोखा देता है। और वहां पे जाके देखो इंडिया ने अगर सौंप दिया शेख हसीना को, तो वहां पे जाके उनको फांसी हो सकती है। इंडिया ये नहीं होने देगा। मतलब ये मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन है एक्स्ट्राडिशन का। दूसरा, या तो शेख हसीना को आप एसाइलम दे दो, या फिर उनको किसी थर्ड कंट्री में भेज दो ताकि इंडिया पे प्रेशर ना आए। इसका फायदा ये होगा, हसीना सेफ रहेंगी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बिल्कुल सही है। मतलब बांग्लादेश में वापस अगर उनको भेजा जाएगा तो उनको डेथ का रिस्क है, तो इंडिया उनको एसाइलम दे सकता है। लेकिन इसका कौन सीधा सीधा ये है, अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ में रिश्ते खराब हो जाएंगे और बांग्लादेश जो है वो चाइना के और करीब जा सकता है, या फिर इंडिया से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है वो रोक सकता है। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? कुछ ना करो, डिले टैक्टिक्स। मतलब इंडिया ना अभी टेक्निकलिटीज का यूज करे और प्रोसेस को थोड़ा लंबा खींचे। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो 2013 की है ना, जिसके तहत बांग्लादेश इंडिया से डिमांड कर रहा है कि आप बांग्लादेश के अपराधी को यानी शेख हसीना को हमें सौंपिए। अब इस 2013 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में ना एक क्लोज है पॉलिटिकल एक्सेप्शन का। पॉलिटिकल एक्सेप्शन का क्लोज है। इंडिया ये बोल सकता है कि ये चार्जेस जो है वो पॉलिटिकल हैं, क्रिमिनल नहीं है, इसलिए हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। कई बार देखो डिप्लोमेसी में कुछ ना करना भी बेस्ट एक्शन होता है। तो कंक्लूजन में क्या कहा जा सकता है? कंक्लूजन देखो कंक्लूजन में यही बोला जा सकता है, इंडिया के लिए प्रायोरिटी किसी
इंडिविजुअल को बचाना नहीं है बल्कि नेशनल इंटरेस्ट है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है? हमारा नेशनल इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि बांग्लादेश स्टेबल रहे, क्योंकि पड़ोसी घर में आग लगेगी तो तपिश देखो हम तक भी आएगी ही। इंडिया का बेस्ट इंटरेस्ट इसमें है कि बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है वो सरवाइव करे। इंडिया का बेस्ट इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश में नहीं बढ़ना चाहिए। तो इंडिया को देखो एक टाइट रस्सी पे अभी फिलहाल चलना होगा। हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स यानी हसीना की सेफ्टी भी रखनी है, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज का भी ध्यान रखना है, दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। तो इंडिया कंडीशंस लगा सकता है, थोड़ा प्रोसेस को डिले कर सकता है, लेकिन सीधा सीधा ना तो मना कर सकता है ना ही हसीना को वहां पे भेज सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप वो भी बताइए। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है केयर इकोनॉमी से संबंधित। केयर इकोनॉमी से संबंधित जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था ना, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।